मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसको शुरू करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, पहले हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू बना लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो इसमें हमें पढ़ना क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि या हम पढ़ेंगे या हमसे जो इसमें बोर्ड में जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं क्या क्या बनते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ जो बनती है, हमसे पूछा जाता है, हमारे पास एक ग्राफ दिया होता है, ठीक है, और कहा जाता है कि इस ग्राफ पर शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारे बोर्ड में क्या बनता है कि शून्यकों की संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है। ठीक है, दूसरा जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें मेरा ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। जब अब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। और लास्ट में तीसरी जो चीज़ है वो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब जो ये शब्द है विभाजन एल्गोरिथम, इसको देख के डरिएगा नहीं। अगर हम आसान सी भाषा में बोलें तो हम इसमें क्या करेंगे बहुपदों का भाग। सीधी सी बात है, आसान सी भाषा में बोलें तो ये जो टॉपिक हमारा तीसरा होगा, इसमें हम बहुपदों का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, भाग देना तो हमने सीखा ही है, तो बहुपदों में किस तरह से भाग करते हैं ये है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है। देखिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए ना हमने करना क्या, एक क्लियर हमने बना दिया कि ये करना है जी। ठीक है, अब शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर का नाम। ठीक है बच्चों, तो जो चैप्टर का नाम है वो है बहुपद। क्लियर है। अब बहुपद इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक एक करके देखिए। ये जो वीडियो है इसमें मैंने सोच रखा है कि सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट दूसरा जो होगा हमारा, उसमें हम इस वाले जो ये वाला पहला जो टॉपिक होगा इसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम दूसरा और तीसरे के लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले क्या होता है पॉलिनोमियल, इसका कॉन्सेप्ट हमें पहले समझना है। देखिए, अगर आप इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखना आप, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जब भी अगर बहुपद की बात है तो शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊँगा, मैं हल्के हल्के में बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुपद किन चीज़ों से मिलके बना होता है, एक होते हैं अचर, ठीक है, और दूसरे होते हैं चर। बहुत आसान है। अचर क्या होता है, अचर मैंने पहले इसलिए लिखा है, अचर वही राशियाँ होती है जिनका मान कभी नहीं बदलता। सिंपल सी भाषा में हम बोलेंगे, चर राशियाँ वही राशियाँ होती है जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, और अचर क्या होते हैं, जिनका मान कभी नहीं बदलता। तो इसको पहले लिखने का मेन मोटिव मेरा ये है कि कांस्टेंट जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, जैसे कि हमारे पास जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी है आज तक, जितनी भी संख्याएं, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो जैसे भी हो, जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी हुई है वो सारी की सारी किस में आती है, अचर में आती है। और ये जो चीज़ है ये है चर, इसको कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, जिनका मान बदलता रहता है। वेरिएबल्स क्या है, जिनका मान बदलता रहता है। जैसे कि x, y, z, p, q, r वगैरह। ठीक है, तो चर राशियाँ हैं जिनका मान कभी बदलता रहता है,
और अचर पद वो हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता। ठीक, और अब इसको जैसे अगर मैं नॉर्मली उसमें आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि होता क्या है। जैसे हमसे बहुत बार हम मतलब चर अचर में काफ़ी हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है। देखिए बच्चों, अगर आप क्लास में हैं, ठीक है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर बच्चों से पूछा जाता है, मान लो हमारे पास 10-12 बच्चे हैं, हमने एक बच्चे को खड़ा किया, हमने बोला बेटा बताइए आपकी एज कितनी है। ठीक है, अगर वो लड़का जो है वो क्लियर बोलता है कि सर मेरी उम्र 16 साल है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बोला कि मेरी उम्र कितनी है, 16 साल है, तो उसने वहाँ पे क्या कर दिया, उसने किसी को बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, उसने बात को ख़त्म कर दिया। उसने बोला मेरी उम्र 16 साल है तो बात ख़त्म। लेकिन अगर वहीं पे वो बोलता है कि मेरी जो उम्र है वो कितनी है, x वर्ष है, x वर्ष है, तो अब किसी को क्या पता कितने हैं। x में उसने क्या कर दिया, उसने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, x उसने कहा सर मेरी उम्र x वर्ष है, तो अब जब उसने x बोला तो उसका तो क्लियर तो है नहीं कितने। तो हर व्यक्ति अपने अनुसार, जो क्लास में बच्चे होंगे, यहाँ तक कि टीचर भी अपने अनुसार उसकी उम्र को सोचेंगे। कोई सोचेगा क्या पता 15 हो, क्या 16 हो। तो ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये बदल रहा है। प्रत्येक बच्चे और क्लास में जो टीचर है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अगर बच्चा खुद ही बोल देता है कि मेरी उम्र 16 साल है, तो कुछ भी नहीं था, कोई चेंज ही नहीं कर सकता था, तो वो दैट्स क्लियर था। ठीक है, ये होता है अचर और चर। नॉर्मल भाषा में अचर क्या होती है, संख्याएँ होगी, जैसे 1 2 3 4 जो भी संख्याएँ होती हैं, और चर क्या होते हैं, XYZ। ठीक है, तो इनके मान क्या हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। अब क्या होता है, जब इन दोनों से मिलके क्या बने थे, आपने शायद 9th में पढ़ा होगा, तो इन दोनों से मिलके बनते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक। ठीक, जिसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो ये बीजीय व्यंजक होता है, अब जैसे इनके एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमें किताब से देख लो, बुक में लिखा हुआ है, जैसे कि है यहाँ पे 2x - 3 2x² + 5x - 3, कुछ भी लिख लो, 4z² + 1/7। तीसरा है जैसे 1/x - 1। ठीक है, तीसरा है जैसे √x + 1। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। इन सबको भी, ये सब के सब बीजीय व्यंजक हैं। अब इनमें से एक कंडीशन होती है, जो बीजीय व्यंजक उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वही हमारे बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजक में क्या हुआ, चर और अचर राशियों ने मिलके जो कुछ बनाया, ठीक है, चर और अचर राशियों ने मिलके जो भी बनाया, वो सारे के सारे हमारे बीजीय व्यंजक हैं, क्योंकि उसमें x भी दिखेगा, चर राशि भी होगी और अचर राशि भी होगी, तो इनको बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब जो ये बीजीय व्यंजक है, ये हमारा बहुपद कब कहलाएगा, जब ये एकमात्र शर्त को पूरा करेगा। और वो जो एकमात्र शर्त है वो क्या है, ये शर्त है कि, शर्त बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी, जो भी ये बीजीय व्यंजक है, अगर किसी बीजीय व्यंजक में, ठीक है, लिख लेते हैं, ये किसी बीजीय व्यंजक में यदि चर राशि की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान देनी है कि उसकी जो घात होनी चाहिए। इनकी जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो जितने बीजीय व्यंजक हमने यहाँ पे, मैंने 2-4 लिखे हुए एग्जाम्पल के लिए, तो इनमें से देखनी है कि इनमें जिसकी भी घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो,
जिसकी घात क्या हो, किसकी घात देखनी है, चर राशि की, ठीक है। और चर राशि क्या है, यहाँ x है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ z है, यहाँ x है, यहाँ x है। तो देखिए कि इनमें जो चर राशि है उनकी घात कितनी है, ठीक है। पहले में देखें तो x की घात कितनी है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे x की घात 2 है, x की घात 1 है, ठीक है। इसमें z की घात 2 है। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ x की घात 2 है, 1 है, सॉरी, तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। x की घात 2 पूर्ण संख्या है, x की घात 1 पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। यहाँ पे ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/x-1, जो x-1 है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में, वो हर में है। और जब हम किसी चीज़ को हर से अंश में ले जाते हैं तो उसकी जो घात होती है वो माइनस में हो जाती है। क्लियर, ठीक है, ये याद रखना। तो जब हम कोई चीज़ क्या होती है, हर में होती है, तो अंश में उसकी जो घात होती है वो माइनस हो जाती है। इसलिए ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर √x का मतलब क्या होता है, x की घात क्या है, 1/2, ठीक है। मैं देख नहीं रहा ना, सॉरी, ये होता है x की घात क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पे x की घात 1/2 है, लेकिन 1/2 तो पूर्ण संख्या है नहीं, तो इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें बहुपद कौन है। एग्जाम्पल अगर हम ऊपर से देखें तो 2x-3, ठीक है, 2x² + 5x + 3 या 4z² + 1/7, ये क्या है, ये बहुपद है, जबकि ये और ये बहुपद नहीं है। तो ये हम सीख गए कि बहुपद क्या होता है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि बहुपद की पहचान करना हम सीख गए। अगर हमें बहुपद की पहचान करनी है तो सीधी सी बात हम क्या देखेंगे कि जो उसमें चर राशि है उस चर राशि की घात देखनी है। अगर उस चर राशि की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो वो एक बहुपद है। और अगर उसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। क्लियर, यहीं पे हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब है बहुपद के प्रकार। अब इसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक। बहुपद के प्रकार मुख्यतः जो बहुपद होता है तो सबसे स्टार्टिंग से होता है, सबसे पहले है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिस बहुपद में x की घात क्या होगी, 1 होगी। क्या होनी चाहिए, चर जो राशि होगी की घात क्या होनी चाहिए, घात 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चर पद जो होगा हमारा उसकी घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यही इसकी पहचान है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 2x-3, तो इसमें x की घात क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद। इसको हम क्या कह सकते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका क्या होता है, एक व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax + b। ये हमें याद रखना, ax + b, जहाँ ये जो होगा वो 0 नहीं होगा, तभी ये रैखिक बहुपद। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाता है, तो ये b भी रहेगा। और अगर ये b भी होता है तो इसको क्या कहते हैं, अचर, अचर बहुपद। इसको क्या कहते हैं, अचर बहुपद, ठीक है बच्चों। अब इसमें पहला तो हमने पढ़ लिया, इसमें जो दूसरा होता है वो होता है द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का सीधे आप व्यापक रूप लिखिए, वो ये होता है ax² + bx + c, ठीक है। जहाँ क्या होगा, a ≠ 0, क्योंकि मेन ये है भाई, इसको द्विघात तभी तो कह रहा हूँ जब x की घात 2 है ना। जब चर राशि की घात अधिकतम 2 है तभी तो इसका नाम द्विघात है। अगर यही 0 हो जाएगा तब तो ये रैखिक बन जाएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाएगा कोई बात नहीं, 0 हो जाएगा, लेकिन ये घात तो 2 ही रहेगी, तो ये भी द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसमें क्या है, इसमें ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 हो जाएगा तो b भी बचेगा, b जब अकेला होगा तो वो अचर पद होगा, इसलिए उसको अचर बहुपद कहेंगे, ठीक है, द्विघात बहुपद। इस तरह इसमें तीसरा आता है, इसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। इसी तरह से इसकी जो घातें हैं वो बढ़ती जाती है। इसका जो व्यापक रूप होगा वो ax³ + bx² + cx + d, जहाँ क्या a ≠ 0, a नहीं होना चाहिए, त्रिघात है ना, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 चल जाएंगे लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। तो अब देखो आगे देखिए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। बस ये ना सोचें कि लंबी हो रही है वीडियो, नहीं लंबी, जितना देखो जितना ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो लंबी होगी। ठीक है, तो आपका काम क्या है, आपका काम है ध्यान से समझना। अब इसमें बिंदु आता है शून्यक। ठीक है, शून्य क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये समझना है कि यहाँ से अब ये समझिए, तो जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो बेसिक था, कॉन्सेप्ट था आपका पुराना, और ये जो है ये आपका मतलब ये समझिए कि यहाँ से बोर्ड का वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, शून्यक क्या होते हैं, पहले शून्यक जो होते हैं मतलब मान लो कोई भी बहुपद है, अभी हमने 2-3 प्रकार के बहुपद पढ़े, कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में जो चर राशि है, ठीक है, उस बहुपद में जो चर राशि है, उस चर राशि का वह मान जिस पर वह दिया गया बहुपद शून्य हो जाए। फिर से, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिस पर वह पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक बार सिंपल, जैसे कि है ax + b, ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैं x का यहाँ पे क्या रखूँ, मैं x का मान क्या रखूँ कि ये मेरा क्या बन जाए, 0 बन जाए, ये है। तो x का जो मान मैं रखूँगा जिससे ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा इस बहुपद का। ठीक है, ax + b का शून्य क्या होगा, वो होगा जहाँ पे x का मान क्या हो रहा होगा, जहाँ पर x का वह मान होगा जहाँ पर ये बहुपद शून्य हो रहा होगा। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसी से हम हल करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमने 8वीं में भी पढ़ा होगा, तो ये x को ऐसे रहने दो। ठीक है, हम लेते हैं कि हमने मान लो, चलो इसको ऐसे नहीं, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊँ। मान लो कि मैंने बोला कि x बराबर k पर मैंने लेट किया, लेट x बराबर k पर ये क्या हो जाता है, a k + b बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मान लिया मैंने क्या कर दिया, अगर मैं x की जगह पे k रखता हूँ तो ये मेरा 0 बन जाता है। कोई दिक्कत आई, ठीक है भाई, x की जगह पे k रखने पर ये मेरा 0 आ जाता है। तो अब मैं यहाँ से k का मान निकाल सकता हूँ, कैसे, a k, ठीक है, बराबर b उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से a = हो जाएगा, सॉरी k = हो जाएगा माइनस, तो यहाँ है ही, और ये इसके किस में जाए, अपॉन में चला जाता है, k = -b/a। अब हम बोल सकते हैं कि k माने x का -b/ मान एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और निकला कहाँ से, वहीं से निकला। ठीक है, अगर हम दूसरा ले लें, अगर मैं लेता हूँ ax² + bx + c, ठीक है, यहाँ पे भी x का कोई मान, x का वह मान जिस पर यह बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाएंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि एक चीज़ क्लियर ध्यान रखना कि कभी भी हो, ये जो इसका जो मान होगा बच्चों, जो ये बहुपद होगा, किसी भी बहुपद का मान या उसके जो शून्यक होगा वो डिपेंड करेगा x की घात पर। देखो घात की बात शुरू से ही चल रही है, देखो उसकी घात मैंने पहले भी बोला, अभी भी घात की बात चल रही है। अगर x की घात 1 है तो उसका जो शून्यक होगा वो भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके जो शून्यक निकलेंगे, इसके जो शून्यक होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अर्थात x के जो मान होंगे, x के मान कितने होंगे, 2 आएंगे, ये हमेशा याद रखना। अगर x की घात 3 होता है तो x के मान कितने आते हैं, 3 आते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे तो डिपेंड करता है कि x की घात कितनी है। x की पावर 1 है तो बहुपद का जो शून्यक आएगा वो 1 होगा, और x की घात 2 है तो शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी में यहाँ से मैं आपको शॉर्टकट ले चलता हूँ सीधे। देखिए जैसे इसमें देखिए, अब इसमें देखो हम ग्राफ का क्या रूल है। ठीक है, ग्राफ देखिए, आपको अगर ध्यान होगा, ठीक है, अगर आपने 9th को सही से पढ़ा होगा तो आप याद कीजिए, जब हमारे पास कोई भी मान होता था, जैसे अगर मैं यहीं से देखूं, ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरे पास एक समीकरण है 2x + 3, ठीक है, यहाँ से मेरा अगर मैं इसको यहाँ से मैं अगर शून्यक निकालूँ इसका, तो क्या निकलेगा, अगर मैं इसको बराबर 0 कर दूँ तो x = -3/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा।
और अगर मैं इसको संख्या रेखा पे दिखाऊं, आपको याद होगा संख्या रेखा नहीं, जो कार्तीय तल हमने पढ़ा होगा ना, जब हम इसमें दिखाएंगे तो x का मान यहाँ कहीं आएगा कि नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे क्या होता था, x होता था, ये y होता था, ये प्लस में होता था, +1 +2 प्लस ये माइनस का होता था। तो यहाँ कहीं हमारा माइनस की तरफ हमारा ये क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरी x की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो हम यहाँ पे ये समझ गए थे, ये हमने सीखा था पिछले साल, अगर आपको याद होगा, कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो वो एक सरल रेखा होती थी। क्या होती थी, एक मतलब एक, आपको याद होगा तो ये क्या होती थी, एक सरल रेखा होती थी, ठीक है, वो सरल रेखा होती थी। लेकिन जब क्या हम बोल सकते हैं कि जब हम जो ये क्या है रैखिक बहुपद, जब हम ग्राफ पर वो डिनोट करते हैं तो क्या निकल के आती है, एक सरल रेखा बनती है, ठीक। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया। लेकिन जब एक द्विघात बहुपद को जब हम क्या करते हैं, जब एक द्विघात बहुपद को हम आलेख पर दिखाते हैं तो उसका जो आकार होता है दोस्तों वो इस प्रकार का होता है, दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार, जिसको हम क्या कहते हैं, परवलयाकार, ठीक है। इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक। ऐसे ही होगा। देखो यहाँ पे साफ दिखा रखा है इन्होंने कि जब भी हमारे जो रैखिक बहुपद होता है उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होता है, क्योंकि उसका बिंदु एक ही होगा जो एक्स अक्ष को टच कर रहा होगा। लेकिन इसमें क्या होंगे, एक्स अक्ष को टच करने वाले कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्योंकि एक्स के 2 मान आएंगे भाई, एक्स के 2 मानेंगे। क्यों आएंगे एक्स के 2 मान, क्योंकि एक्स की घात कितनी है, 2 है, तो एक्स के 2 मान आएंगे। तो जब एक्स के 2 मान आएंगे तो वो इस तरह से बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं, परवलय, ठीक है, या पैराबोला। तो पैराबोला के आकार का होगा। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अब ये आपने समझ लिया तो हम क्या समझे, यहाँ पर हम एक बहुत बेसिक सी चीज़ समझ गए कि जब भी द्विघात बहुपद की बात होगी, ठीक है, तो जो द्विघात बहुपद की बात होगी या रैखिक बहुपद की, दोनों में से किसी भी की भी अगर बात हो रही है किसी ग्राफ के अंदर, तो आपने क्या समझ गए, हम ये समझ गए कि जब रैखिक बहुपद की बात हो रही है तो ये एक्स अक्ष को एक बार काट रहा था, जब इस तरह की जब द्विघात बहुपद की बात हो रही है तो ये एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा होगा। तो इसका मतलब शून्य किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के मान पे, समझ में आ रहा, शून्यक जो हमारा निकल रहा तो एक्स के मान से निकल रहे ना भाई, एक्स के अगर पावर 1 है तो एक्स का 1 मान निकल रहा, तो हम बोल रहे हैं एक्स वही तो उसका शून्यक है, हम बोल रहे 1 शून्यक है। जब एक्स के 2 मान निकल रहे हैं हम बोले उसके शून्यक 2 है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ तो समझ गए कि जो शून्यक है, जो ये शून्यक है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे, किस पे डिपेंड है, ये एक्स पे। तो अब जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, चाहे इन्हीं उदाहरणों को देख लो कि हमारे पास ये क्वेश्चन आएंगे कि जैसे एक ग्राफ आएगा, ठीक है, बोर्ड में क्या होगा, देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, एक ग्राफ होगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें शून्यकों की संख्या क्या है। देखो शून्यकों की संख्या, सिंपल सी बात है, शून्यकों की संख्या हमारी डिपेंड किस पे कर रही है, एक्स पे। और एक्स कहाँ होता है, एक्स अक्ष में होता है भाई, एक्स अक्ष यही तो होता है, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है, ये वाई है और ये एक्स अक्ष है, तो एक्स यहीं तक कहीं होगा, एक्स अक्ष कहाँ होगा, एक्स की लाइन में होगा। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई चाहे कोई भी बहुपद हो, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, लेकिन उसका जो मान है वो कहाँ वेरी कर रहा होगा, उसका जो शून्यक होगा वो कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर होगा। तो अगर अब ये पूछता है कि बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है इसमें किसी भी क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे कि ये जो आकार है, चाहे वो परवलयाकार है, पैराबोला है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन है, जैसा भी है, हम ये देखेंगे कि वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो जो अगर हम पहले में देखें तो हम कुछ नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे इसने एक्स अक्ष को कितनी बार, एक बार यहाँ पे काटा, दूसरी बार यहाँ पे काटा, तो क्योंकि इसने एक्स अक्ष को 2 बार काटा है इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। समझ में आ गया, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। क्यों होगी भाई, क्योंकि उसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, 2 बार काटा है, ठीक है। यहाँ पे बताइए, या आप बताओ कितने होंगे, 2, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 1, क्योंकि एक्स अक्ष को 1 बार काटा है, यहाँ पे भी कितना होगा, 1, ठीक है, 2 हो गई। इसमें देखिए इसने एक्स अक्ष को काटा, नहीं काटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसने एक्स अक्ष को नहीं काटा, दूर दूर तक देखो कितने दूर है, तो यहाँ पे क्या है, शून्य क्या है, शून्य है, क्या है, 0।
तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि शून्यकों की संख्या, हम बोलेंगे 0 है। इसमें शून्यकों की संख्या भी 0 है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे कितना 1 2 3, शून्यकों की संख्या कितनी है 3, यहाँ पे शून्य की संख्या 1, यहाँ पे 1 2, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ से ये है एग्जाम्पल, देखिए यही पेपर में आता है, ठीक है। पूरा हल करते हैं एक झटके में, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसने ये जो ग्राफ है, इसने इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो इस आकृति ने, इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, एक बार काटा है, बाकी तो नहीं है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 1। इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है 2 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 2। इसने कितनी बार काटा है 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 3। इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा 1, तो शून्यकों की संख्या हो गई 1। इसने कितनी बार काटा 1, शून्यकों की संख्या 1। इसने कितनी बार काटा 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 4। इसने कितनी बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए आप, ये क्वेश्चन आंसर देखो, प्रश्नावली 2.1, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसने क्या, ये जो लाइन है, क्या इसने एक्स अक्ष को काटा, नहीं काटा, तो इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1, शून्यकों की संख्या 3, शून्यकों की संख्या 2, शून्यकों की संख्या 4, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3। तो पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म। आज हमने क्या क्या पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 कर दी, जो कि बहुत ही आसान थी, ठीक है। इस वीडियो को आपको ढंग से देखना है, एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार देखना, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको समझा दूँगा। तो बच्चों, ये आज हमारा इतना कंप्लीट हो गया, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।